हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल विल बी गुड, ऑल विल बी फाइन, दैट्स ग्रेट। दिस इज बीके माथुर, मैथमेटिक्स टीचर। गाइस, वेक्टर का एमसीक्यू पार्ट 2 हमारे सामने आ चुका है। पार्ट 1 का लेवल थोड़ा सा इजी था, पार्ट 2 के अंदर थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो आप एक पेज और एक पेन लेके बैठना ताकि कॉन्सेप्ट का पेज आपका मेरे साथ साथ तैयार हो जाए। ऑलराइट, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसने लिखा हुआ है लैम्डा बताइए ताकि ये तीन वेक्टर आपस में कोप्लेनर है। कोप्लेनर नया कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए, ये कोई प्लेन है, ठीक है। अगर तीनों वेक्टर इसी के ऊपर होंगे तो उसे कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। एक ही प्लेन पे तीनों वेक्टर का निवास होगा, रेजिडेंस होगा, ठीक है। तो इसकी एक कंडीशन होती है, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उनका डिटरमिनेंट 0 आता है। पहली रो में आप लिख दीजिए पहले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट जो है 2, -1 और 1। 2 है, -1 है, 1 है, ठीक है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, मेरे को क्वेश्चन इस पेज में दिख रहा है, ठीक है। दीज आर योर असाइनमेंट्स, ठीक है जी। तो आप इसके अंदर देखिए दूसरे वेक्टर के वो कितना है स्केलर कंपोनेंट 1, 2, -3। 1 है, 2 है, -3 है। और थर्ड के कितना है 3 लैम्डा 5। 3 है, लैम्डा है और 5 है। इसके बाद डिटरमिनेंट को आप ओपन कर दीजिए। आपको डिटरमिनेंट ओपन करना आता ही है। कैसे करते हैं? पहले 2, ध्यान में, या प्लस होता है या माइनस होता है या प्लस होता है। 2 लिया, ये गायब और ये गायब, बचा ये। इसकी इसमें होगी तो 10 और इसकी इसमें होगी तो प्लस का 3 लैम्डा। एक माइनस हमेशा छुपा रहता है। पहले करते हैं डायगोनल की मल्टीप्लाई, फिर यह माइनस रहता ही रहता है, फिर नॉन डायगोनल की मल्टीप्लाई। तो ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया। इसके बाद आएगा माइनस और ये माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब की बार फर्स्ट रो खत्म और सेकंड कॉलम खत्म। 1, 3 और -3 5। सॉल्व करो, 5 आ गया, प्लस का 9 आ गया। अब की बार 1, ये वाला फर्स्ट रो खत्म और थर्ड कॉलम खत्म। इसकी इसमें होगी तो लैम्डा और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए जी। ये हो जाएगा 20 प्लस का 6 लैम्डा, ये हो जाएगा कितना 14। ये हो जाएगा लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस इसको फटाक से कीजिए, 6 और ये लैम्डा हो जाएगा 7 लैम्डा। ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर प्लस माइनस होने के बाद उधर शिफ्ट होगा तो माइनस का 28 बचेगा। लैम्डा की वैल्यू -4 इज योर आंसर। बताइए जरा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पर वेक्टर का रेजिडेंस, एक ही प्लेन पर सारे वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं और उनका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, इसको लिख लेना अपने पेज पर। क्वेश्चन नंबर 30, इफ 3 नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, आर कोप्लेनर देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने कर लिया है, बिल्कुल ऊपर जैसा है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करें, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट के अंदर लिखें। सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने ऊपर वाला किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, ये बोलता है राइट ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, एक वेक्टर सपोज करो ये है, इसका नाम है ए वेक्टर। एक वेक्टर सपोज करो ये है, इसका नाम है बी वेक्टर। एक वेक्टर कोई ऊपर से आ रहा है, इसका नाम है सी वेक्टर। ये वेक्टर इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। यानी एक वेक्टर जब दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है तो वो वेक्टर उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। बात को लिख लो, समझ लो कि when a vector is perpendicular to two vectors then that vector is determined by the cross of given two vectors। यानी ये C वेक्टर इन दोनों के क्रॉस करने से मिलेगा और क्रॉस करना आपको आता ही है। तो देखिए, क्रॉस ऐसे किया जाता है, डिटरमिनेंट बनाते हैं, यहाँ आई कैप, जे कैप, के कैप, क्योंकि दो वेक्टर की बात हो रही है तो पहली रो आई जे के से लिखी जाती है। दूसरी रो में ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 1, 1, 1 है और दूसरे में बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 1 है, 1 है, 0 है, क्योंकि के नहीं है। इसको आप फटाक से सॉल्व कीजिए। ये गया, ये गया, इसकी इसमें होगी 0 और इसकी इसमें होगी -1। माइनस का जे आएगा क्योंकि यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस छुपा होता है। ये गया और ये गया, इसकी इसमें होगी 0 और ये -1। अब आएगा प्लस का के। नाउ दिस इज गॉन एंड दिस इज गॉन, 1 -1 0। तो आपका आ गया जी माइनस का आई और प्लस का जे और वो 0 हो गया। तो ये वो वेक्टर है जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। लेकिन इसने हमसे यूनिट वेक्टर पूछा है। तो गाइस, सी का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। जिसका भी यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसी के अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड रख दिया जाता है। यानी -i + j के अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर +1 होगा, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर +1 होगा। और बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑप्शन में फटाक से टिक लगाइए, बोलिए कौन सा आंसर होगा जल्दी से। यस,
बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, देखिए जरा क्या कहता है क्वेश्चन, मजेदार। कहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ। पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप से होता होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, क्या कह रहा है, हैविंग डायगोनल दिस एंड दिस। ओहो, एक डायगोनल ये रहा, इसे D1 बोल देते हैं, एक डायगोनल ये रहा, इसे D2 बोल देते हैं। तो D1 डायगोनल मुझे दिया हुआ है, दैट इज व्हाट 3i + j - 2k। ओके, 3i + 2j प्लस j - 2k। ठीक है जी, और D2 मुझे दिया हुआ है, दैट इज व्हाट i - 3j + 4k। बहुत अच्छी बात है। और इसने कहा एरिया बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तीनों कॉन्सेप्ट जो अब तक आए हैं तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो कोप्लेनर वाला, ठीक है, दूसरा जब एक वेक्टर दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है तो वह वेक्टर उन दोनों का क्रॉस होता है। ठीक है, और दूसरा आ गया पैरेललोग्राम का एरिया जब डायगोनल दिया हो। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो देखिए फॉर्मूला ये होता है, कुछ नहीं करना, आपको D1 की क्रॉस करनी है D2 में और उनका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, एरिया आ जाएगा। भाई आपको फॉर्मूला मालूम था, अगर साइड पता हो तो साइड से आप निकाल सकते थे एरिया। कैसे, एडजेसेंट साइड का क्रॉस करके और डिटरमिनेंट। बट यहां पर क्या है, डायगोनल है, तो डायगोनल अगर देगा तो इस तरह से फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आगे ना 1/2 भी आएगा। तो डायगोनल्स में हमेशा आगे 1/2 भी आता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, ये गाइस क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है पूरा। तो ध्यान रखना, जब भी दो एडजेसेंट साइड अगर देगा तो एरिया का फॉर्मूला ये होगा A क्रॉस B का मॉड्यूलस। लेकिन अगर डायगोनल देगा तो फॉर्मूला D1 क्रॉस D2 और बाहर 1/2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखना। पहले IJ के लिख दो, D1 के स्केलर कंपोनेंट, D2 के स्केलर कंपोनेंट, दोनों का निकाल दो आप डिटरमिनेंट। आपको निकालना आता ही है, कैसे निकालते हैं, I ये गायब, इसकी सॉल्व करेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। अब निकाल दीजिए इस पूरे का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ऐड करेंगे इतना आ गया। 300 को 10√3 बोल सकते हैं, 2 से कैंसिल, दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो बताइए आंसर, बोलिए जल्दी से। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, डायगोनल में फॉर्मूला जब होगा तो हाफ लगेगा। इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर कहता है A क्रॉस B C क्रॉस D के इक्वल है। अच्छी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A क्रॉस B की वैल्यू C क्रॉस D के इक्वल है। ठीक है जी, और क्या बोला इसने, A क्रॉस C B क्रॉस D की भी इक्वल है। वेरी गुड, A क्रॉस C की वैल्यू B क्रॉस D के इक्वल है। दो एक्सप्रेशन आपको दे दिए गए, अच्छी बात है। और इसने कहा है साबित कीजिए A - D पैरेलल है B - C के। एक बार जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का डॉट हमेशा 0 आता है। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उन दोनों का क्रॉस हमेशा 0 आता है। ये बातें अपने नोट्स में लिख लीजिए। जब भी दो वेक्टर का डॉट 0 आएगा तो वो परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होंगे। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस 0 आएगा तो वो पैरेलल या कोलिनियर होंगे। इस बात को नोट कर लो। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से वेक्टर हमें लेके आने हैं, हमें A - D को प्रूफ करना है पैरेलल। किसके पैरेलल प्रूफ हमें करना है इसको, B - C के। ठीक है जी, तो अगर ये दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इन दोनों का क्रॉस 0 आना चाहिए। आइए इन दोनों का क्रॉस कर देते हैं। A - D ऐसे रहेगा दोस्तों, क्रॉस का साइन लगाइए क्योंकि हमें पैरेलल प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता तो डॉट का साइन लगाते, क्रॉस और डॉट में फर्क होता है। ठीक है, चलिए जी क्रॉस करते हैं। A की क्रॉस B में A क्रॉस B रहेगा, इट्स ओके। A की क्रॉस C में A क्रॉस C रहेगा, वेरी गुड। D की क्रॉस B में D क्रॉस B रहेगा, बहुत बढ़िया। D की क्रॉस C में माइनस प्लस D क्रॉस C रहेगा, बिल्कुल बढ़िया। A क्रॉस B को हटा के मैं यहां पर C क्रॉस D रख रहा हूं। क्यों, क्योंकि मुझे बताया गया कि A क्रॉस B C क्रॉस D के इक्वल है, तो इसे मैंने हटाया, चल हट, और इसकी जगह ये वैल्यू ले आया। A क्रॉस C को मैं हटा रहा हूं और इसकी जगह ये रख रहा हूं। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। रख क्यों रहा हूं, अरे भाई रीजन है, बाकी सबको मैं नहीं छेड़ रहा, ऐसे रखूंगा। देखो ये D क्रॉस B है और ये B क्रॉस D है, तो D क्रॉस B को B क्रॉस D बना सकते हैं, लेकिन आगे माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। रूल होता है गाइस, A क्रॉस B को अगर आप B क्रॉस A बनाना चाहते हो तो माइनस लगाना पड़ता है। डॉट में ऐसा नहीं होता, A डॉट B B डॉट A एक बात है, लेकिन क्रॉस में A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, माइनस का डिफरेंस रहता है, तो मैंने माइनस लगा दिया। ये D क्रॉस C है और ये C क्रॉस D है, तो D क्रॉस C को मैं बनाऊंगा C क्रॉस D बना सकता हूं, लेकिन माइनस। आई बो काटा, सारे कट गए, 0। तो मैंने देखा इन दोनों का क्रॉस 0 आ गया, तो हैंस प्रूफ हो गया कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, इस तरह से सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश। तो आप देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन थोड़े से मजेदार हैं एज कंपैरिजन टू पार्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया 34। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा पढ़ लेते हैं। ए मैग्नीट्यूड कितना है जी 2, वेरी गुड। बी मैग्नीट्यूड कितना है √3, बहुत अच्छी बात है। और क्या दिया हुआ है भाई साहब, ए डॉट बी √3, बहुत बढ़िया। इनका स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट कॉम क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चा लोग एंगल का फॉर्मूला याद करो, जब भी डॉट होगा तो एंगल का फॉर्मूला ये वाला लगाया जाएगा, ऊपर ए डॉट बी और नीचे आएगा ए का मैग्नीट्यूड सेपरेट, बी का मैग्नीट्यूड सेपरेट। ठीक है, कॉस वाला फॉर्मूला लगाते हैं एंगल की जब बात होती है, और खासकर जब डॉट हो। अगर यहाँ क्रॉस होता तो साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। लगाइए जी, ज्यादातर प्रेफरेंस कॉस वाले को दी जाती है जब भी डॉट होता है, दी जाती क्या, हो गई कॉस वाला। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू √3 है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू √3 है। आई बो काटा, कॉस थीटा आ गया 1/2, यानी थीटा आ गया कॉस इनवर्स 1/2। जरा सोचो, कॉस की वैल्यू 1/2 वैल्यू कब होती है, π/3 पर, 60 डिग्री पर। तो आंसर बोलिए 60 डिग्री, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 35। अरे वाह, यहाँ तो दो वेक्टर दे दिए गए, एंगल मांगा है, तो फॉर्मूला हमें याद है कॉस थीटा का। पहले ए डॉट बी निकाला जाएगा अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और इधर बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी आपको निकालना आता है गाइस। डॉट कैसे निकालते हैं, आई की आई में, जे की जे में, के की के में। ठीक है, तो देखो आई के साथ 1, उधर आई के साथ 1 आ गया, जे की जे में होगी -1 आ गया, के की के में होगी -1 आ गया। बहुत बढ़िया, नीचे निकाल दो इनका मैग्नीट्यूड। आई का यानी 1² + 1² + 1 आएगा, उधर जाओगे तो 1² + 1² + 1 आएगा। वेरी गुड, यानी हमने देखा कॉस थीटा की वैल्यू, ये तो कट्टम कट्टू हो गए, -1 और यहाँ आ गया जी √3 की, √3 में होगी तो 3 आ गया। ठीक है, ओनली ऐसे ही। तो थीटा की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स -1/3। ये ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1/3 कब होती है, वी डोंट नो। तो इसी में आंसर आएगा। बताइए आंसर, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखना। 1 मिनट, माइनस, हाँ माइनस, सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि आई की आई में हुई तो 1 आया था, जे की जे में हुई तो -1, के के में -1, एक कट गया था, -1 बच गया था। बिल्कुल सही है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर। आपको ए मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, √3, बी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना आपको 2, और एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा दे दिया गया है 60 डिग्री। आपसे ए डॉट बी मांगा है, फॉर्मूला आप वही लगाएंगे कॉस थीटा वाला, ऊपर ए डॉट बी और नीचे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। वैल्यू डालो और आंसर निकालो। यहां डाल दो cos 60, इसकी वैल्यू डाल देना, इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर रिजल्ट। तो ये आपको खुद करना है और आंसर मुझे बताना है। ठीक है, तो मजेदार क्वेश्चन था। आगे देखते हैं गाइस, क्वेश्चन आ गया हमारे सामने 37। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, स्टार लगा लीजिए इस पे। ए का मैग्नीट्यूड 4 है, बहुत बढ़िया बात। और इसमें क्या है, -3 और लैम्डा, मतलब लैम्डा कोई टर्म है जिसकी वैल्यू -3 2 के बीच में। बहुत बढ़िया, तो इसने हमसे लैम्डा ए का होल वैल्यू यानी ये पूछा गया है। तो ठीक है, देखो मैं इसको बोल सकता हूं लैम्डा ए को इस तरह से, मैग्नीट्यूड में कोई भी कांस्टेंट होता है ना, वो बाहर निकल जाता है। तो ये ऐसा हो गया, इसके अंदर लैम्डा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे मालूम है 4 है, तो मैं यहां रखूंगा 4। लैम्डा 4 अजीब सा लग रहा है, तो अजीब ना लगे तो 4 लैम्डा लिख दो। ठीक है, आगे देखो, कंडीशन आपको यहां पे दी हुई है -3 ऐसा 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 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम कीजिए, देखो आपको जो निकालना है ना वो मॉड में निकालना है, मॉड्यूलस के अंदर निकालना है, बट ये तो मॉड्यूलस नहीं है, ये तो खाली लैम्डा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले 4 से करो मल्टीप्लाई, माइनस का 12 हो जाएगा, 4 लैम्डा हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं भाई 4 से मल्टीप्लाई? अरे भाई करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमें 4 लैम्डा निकालना है, ना लैम्डा 4। भाई देखो हमें ये निकालना है, ये चीज ये है, और इसको सॉल्व करते करते मैं इतना ले आया, यानी ये और ये एक ही बात है, तो मुझे इनडायरेक्टली ये निकालना है। ठीक है, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। नेगेटिव साइन यहां से हटा दो, जब नेगेटिव साइन यहां से हटेगा तो यानी इसके सारे साइन बदल जाएंगे। ये हो जाएगा 12, ठीक है, ये ऐसा, ये साइन बदलेगा, ऐसा हो जाएगा, माइनस का 4, ये साइन बदल के ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको अच्छा लिखने के लिए ऐसा लिखो, ऐसा करके, माइनस का 4 ऐसा करके, और इसको ऐसा करके मैंने लिखा। ठीक है, अब देखो मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो किस में, मॉड में, यानी ये वैल्यू मेरी मॉड्यूलस के अंदर है। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू मॉड्यूलस के अंदर होती है
तो अंदर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव, यानी अगर मॉड्यूलस है तो नेगेटिव का कोई रोल है ही नहीं। अगर मैं यहां से देखूं -8 से 12, तो अगर मैं जैसे ही मॉड लगाऊंगा तो माइनस वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। अच्छे से समझते हैं, देखो ये नंबर लाइन है, यहां कहीं -8 होगा, यहां कहीं 12 होगा, यहां कहीं 0 होगा। तो जैसे ही मैं मॉड लगाऊंगा तो 0 के इधर वाली वैल्यू मेरे लिए यूजलेस हो जाएंगी, क्योंकि मॉड का मतलब नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आना तो वो पॉजिटिव ही है। तो ये सारी वैल्यू खत्म हो जाएंगी और मुझे सिर्फ इतने पोर्शन से मतलब है। तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूं 0, क्योंकि नेगेटिव मेरे को नहीं चाहिए। मॉड मैंने यहां लगा दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, और 12 पे मॉड लगाने का बेनिफिट है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे मॉड लगाने का बेनिफिट थोड़ी है, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो मेरा आंसर आ गया 0 से 12, इंटरवल क्लोज रहेगा। दिस इज माय रिजल्ट। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है कि ये नेगेटिव क्यों हटा। क्यों हटा? क्योंकि मुझे मॉड के अंदर वैल्यू चाहिए, मॉड के अंदर, और मॉड के अंदर वैल्यू चाहिए तो नेगेटिव पोर्शन का कोई यूज नहीं है। इसलिए -8 को ट्रंकेट कर दो। ट्रंकेट मतलब उड़ा दो, हटा दो। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर देख लीजिए स्क्रीन पर, सी इसका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से दोबारा देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसने कहा ए और बी यूनिट वेक्टर है, बहुत बढ़िया जानकारी। यानी ए बी यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 1, बी बी यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1। भाई यूनिट वेक्टर बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। आगे इसने बोला है एंगल बता दो, ठीक है, ए और बी के बीच का, ओके। और इसने कहा समथिंग भी यूनिट वेक्टर, मतलब एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है √3a - b। इसने कहा ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। ठीक है, सबके मैग्नीट्यूड इसलिए लगा दिए क्योंकि ये सारे यूनिट वेक्टर हैं, और यूनिट वेक्टर बोलते ही मैग्नीट्यूड 1 लगा दो। इतनी जानकारी ध्यान रखो। ठीक है, एक बात, अगर मान लीजिए a - b ऐसे लिखा हुआ है, मैंने अगर इधर लगा दिया मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसके स्क्वायर लगाऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा a - b डॉट a - b। ये प्रॉपर्टी होती है डॉट की, ध्यान रखना। a डॉट a इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, समथिंग डॉट समथिंग इज इक्वल टू समथिंग मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये समथिंग है। ठीक है, तो देखो समथिंग डॉट समथिंग सेम टू सेम रहेगा, जो अंदर है वही यहां भी रहेगा, यहां भी। उसको ऐसे बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वाइस वर्सा आप इसे यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना है अपने हिसाब से, अपनी भाषा में। ठीक है, चलिए, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने वाला हूं। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग मैंने इधर कर दी, इधर भी, और 1 का स्क्वायर तो रहा 1। इस वाले टर्म को मैं अकॉर्डिंग टू दिस ऐसा लिखने वाला हूं, अंदर वाले को, यानी समथिंग, ये समथिंग है, इसकी डॉट, ठीक है, इसी में करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक है। और इधर 1 का स्क्वायर तो 1 है। भाई इसको ऐसा लिखा जा सकता है दोस्तों, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब नॉर्मल, इसकी डॉट इसमें होगी तो √3 की √3 में 3 हो गया, a की a में होगी a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसकी डॉट इसमें होगी तो √3 a डॉट b, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। b की इसमें होगी तो √3 b डॉट a, बहुत ही अच्छा। b की b में होगी माइनस माइनस प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जहां पर a मैग्नीट्यूड है वहां 1 डाल दो तो ये 3 हो गया, क्योंकि 3 1 सा 3, और ये दोनों एक जैसे हैं। देखो a डॉट b बोलो या b डॉट a बोलो, बात एक है, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता है, ये हम पढ़ चुके हैं बीसी वीडियो में। तो ये 2 टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स √3 a डॉट b, बहुत अच्छा। और b का मैग्नीट्यूड कितना है 1, यहां पर भी 1 डाल दीजिए इज इक्वल टू 1। इस 1 से ये 1 तो हो गया कैंसिल। ठीक है, आई नीड स्पेस, इसलिए मैं मिटा रहा हूं आपका कॉन्सेप्ट। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। यहां बचा 2 √3 a डॉट b, बहुत अच्छी बात, इज इक्वल टू, ये 3 को उधर भेजो, माइनस का 3 हो गया, तो आप देख रहे हो a डॉट b आपका आ गया -3 अपॉन -2 √3। ये हमारा a डॉट b इज इक्वल टू व्हाट, माइनस से माइनस, और देखो इसका रेशनलाइजेशन अगर होगा तो √3/2 आ जाएगा। अब निकाल देते हैं एंगल, cos थीटा निकालने का फॉर्मूला आपको अभी अभी याद है, a डॉट b, नीचे a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया। a डॉट b हमारा √3/2 है, ये 1 है, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। सोचो cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, सोचो 30 डिग्री पर होती है, तो 30 डिग्री इज योर आंसर। कौन सा आंसर है, 30 डिग्री। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मजेदार क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी सीख गए। ठीक है, अच्छे से, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, इसने बोला हुआ है a और b यूनिट वेक्टर, यानी a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। और आगे दिया हुआ है कितना, a क्रॉस b इज यूनिट वेक्टर। अरे वाह, a क्रॉस b यूनिट वेक्टर, यानी इसका भी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 है।
इसने कहा एंगल बताओ। याद रखना जब भी क्रॉस होगा तो एंगल का फॉर्मूला ये वाला लगाया जाएगा, साइन थीटा। ऊपर आएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी नहीं आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आता है ऐसे करके, ए डॉट बी में खाली ए डॉट बी आता है, अपॉन में ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें कि जब भी क्रॉस होगा तो साइन थीटा लिया जाएगा। डाल दीजिए इसके अंदर वैल्यूज, तो वैल्यू डालो भाई, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो साइन थीटा 1 कब होता है बच्चों? 90 डिग्री पर। तो आंसर कितना है? 90। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर खास बात सीखने वाले हैं। ठीक है, इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 40 ने ए का मैग्नीट्यूड कितना है जी? 8। वेरी गुड। बी का मैग्नीट्यूड कितना है भाई साहब, बोलो जरा। बी का मैग्नीट्यूड कितना कितना 3 है। और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड मतलब ये वैल्यू अपने आप में 12√3 है। तो इसने हमसे कहा है ए क्रॉस बी बताओ। अरे वाह, ए क्रॉस बी हमसे मांगा गया है। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो स्टार लगा के, कि ए डॉट बी का मॉड का स्क्वायर और ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल होता है गाइस ए मैग्नीट्यूड का सेपरेट स्क्वायर और बी मैग्नीट्यूड का सेपरेट स्क्वायर। बात आती है सर कैसे? ध्यान से देखो, ए डॉट बी क्या होता था? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये क्या होता था? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। साथ में यूनिट वेक्टर भी होता था। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो जब स्क्वायर खुलेगा तो कॉस स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा? साइन स्क्वायर, है ना, क्योंकि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर तो 1 बचेगा। तो बचेगा क्या? यही तो बचेगा। इस तरह से ये फॉर्मूला है। तो आप याद रखें इस बात को, डाल दीजिए इसके अंदर वैल्यूज। ये कितना है? इतना। इसका स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3, और इसका हमें नहीं पता, ए क्रॉस बी ऐसे रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 8 का 64, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 का 9। और इसको सॉल्व करने से जो भी आएगा वो आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, शाबाश, जल्दी से बताइए, फटाक से बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए गाइस, आपके सामने आ गया 41, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। इसने कहा ए बी सी डी ई एफ रेगुलर हेक्सागन है। तो बनाइए। ये हेक्सागन देखो इस तरह से बनता है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, इस टाइप से बनेगा आपका रेगुलर हेक्सागन। ओके, ये आपका रेगुलर हेक्सागन बन गया, ए बी सी डी ई और एफ। ओके, चलिए, और रेगुलर हेक्सागन की देखो ये पहचान होती है, इस तरह से डायरेक्शन इसकी रहती है, लाइक दिस। ये देखो डायरेक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसने कहा है हमसे कि ए बी वेक्टर ए है, यानी ये वेक्टर हमारा ए है। ठीक है, और बी सी वेक्टर हमारा कितना है गाइस? बी। बहुत बढ़िया बात। और सी डी वेक्टर कितना है? सी। अरे वाह, मजा आ गया। इसमें बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइस हमें निकालना है कुछ ए ई करके। ठीक है जी, ये निकालना है। आप देखो जितना ये है उतना ही तो ये होगा। आपको याद है ट्राइंगल लॉ? देखो ऐसा करके ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, और फिर ये वाला वेक्टर। तो ये वाला जो वेक्टर होता है वो इन दोनों का सम होता है, इसका सम ये होगा। तो ट्राइंगल लॉ अगर मैं इसमें लगा दूं, देखो ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज वो इन दोनों का सम होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि बी डी, ठीक है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं जो मुझे निकालना है ना ए ई, वो इसके इक्वल होगा। और ये चीज क्या है? ये इन दोनों का सम है, यानी बी प्लस सी। तो मेरा आंसर अल्टीमेटली बी प्लस सी आ गया। ठीक है, ये इसके इक्वल है और इसका आंसर बी प्लस सी है एज पर ट्राइंगल लॉ। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए क्या कहता है। इसने कहा है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड की। बहुत बढ़िया। तो इसने कहा है ए क्रॉस बी क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि जब भी मैग्नीट्यूड हो तो आप पहले स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और मैंने बताया ना मॉड्यूलस का स्क्वायर अंदर कुछ भी हो तो उसे कुछ भी डॉट कुछ भी बोल सकते हैं। समथिंग डॉट समथिंग इज इक्वल टू समथिंग मॉड्यूलस का स्क्वायर। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए, नॉर्मल ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है गाइस, इसको लिख दीजिए आप नॉर्मल ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। साइन नहीं बदलने, जो अंदर है वही रहने हैं। चलिए, एक ही ए में होगा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अभी आपने सीखा है समथिंग डॉट समथिंग, समथिंग मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। डॉट में होता है ऐसा, क्रॉस में नहीं होता है ऐसा, ध्यान रखना। डॉट और क्रॉस दोनों अलग अलग बातें हैं। ए की बी में होगी ए डॉट बी आएगा। ठीक है, बी की ए में होगी बी डॉट ए आएगा। बहुत बढ़िया। बी की बी में होगी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की ए में होगी ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए की बी में होगी ए डॉट बी। ठीक है, डॉट है ये,
बी की ए में होगी बी डॉट ए और बी की बी में होगी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये तो कह रहे हैं भाई हमें तो उड़ा दो, तो इनकी बात मान ली जाएगी। ठीक है, ये देखो दोनों सेम है, ए डॉट बी बोलो बी डॉट ए बोलो, बात एक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स ए डॉट बी, बहुत बढ़िया जी। इधर देखो ये दोनों सेम है, ये हो गया -2 टाइम्स ए डॉट बी, बहुत बढ़िया। इन 2 से 2 उड़ा दो, इसको उठा के इधर ले आओ, इधर अगर मैं लाऊंगा तो ये हो जाएगा कितना a डॉट बी, और इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा वो a डॉट बी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2 टाइम्स a डॉट बी इज इक्वल टू 0। 2 को यहां से हटा दो, a डॉट बी इज इक्वल टू 0। याद करो जब दो वेक्टर का डॉट 0 आता है, डॉट 0 आ गया a और b का, तो वो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। तो आंसर बोलिए ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ए और बी यहां पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, 43 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया जी। प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट जरा समझिए, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। हमें निकालना है ए का प्रोजेक्शन ऑन बी। प्रोजेक्शन का मतलब है परछाई, मतलब ए कोई वेक्टर इस टाइप से है, बी कोई वेक्टर इस टाइप से है। ठीक है, तो इसकी परछाई जो पड़ रही है इस पे शैडो, ये देखो ये जो शैडो है ना, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। जैसे ए ऑन बी है तो फॉर्मूला होगा ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है। अगर बी ऑन ए है, बी ऑन ए, तो बी डॉट ए अपॉन ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए ऑन बी बाद में जो है अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आ गया 43। तो आप देख सकते हैं ए ऑन बी का प्रोजेक्शन मांगा है, ए डॉट बी मुझे दिया हुआ है। तो पहले लगाऊंगा मैं फॉर्मूला प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन ए ऑन बी। तो फॉर्मूला मुझे याद है, पहले आएगा ए डॉट बी और अपॉन में आएगा बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी मुझे पहले से दे दिया गया है 8 और बी वेक्टर दिया गया है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे निकालना आता है आई के साथ वाले का स्क्वायर जे के साथ वाले का स्क्वायर, यानी 8। ये हो गया रूट का 40 और मैं इसे काटा पीटी करूंगा तो 8 40 क्या होता है गाइस, 40 नहीं, आगे भी कुछ है यार, 9 है। ठीक है, सॉरी 9, 49 हो गया। तो 8/7 इज माय आंसर। ठीक है, 8/7 यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, ओके, भूलना मत। प्रोजेक्शन अपॉन में वो आता है जो बाद में होता है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 जरा समझते हैं। P यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब P का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। भाई जहां पर भी यूनिट वेक्टर का ठप्पा लग जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। तो इसने कहा है x बता दो, तो ये क्वेश्चन आप खुद करें, आपको आ जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करना और जहां बनेगा ना P मैग्नीट्यूड स्क्वायर उसकी जगह 1 डाल देना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट में आंसर जरूर लिखना, आई एम वेटिंग। 45 लैम्डा की वैल्यू बताओ ताकि इसका प्रोजेक्शन 4 है। अरे वाह, ये तो इजी है। इसका मतलब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला a डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू 4 है। वैल्यू डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा ऑटोमेटिक निकल के आएगा। क्वेश्चन नया है, अपने आप में यूनिक है, जरूर करके जाना और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, खुद करें इसे, शाबाश, हटा रहा हूं इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 46, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अरे वाह, a प्लस बी के मॉड्यूलस का स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। इसने कहा है a और b एडजेसेंट साइड है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल कुछ इस टाइप से बनता है, अगर ये a है तो ये b है। ध्यान से देखो, एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री, यानी a और b आपस में ऑर्थोगोनल है 90 डिग्री। आपको मालूम है जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री होते हैं तो उनका डॉट हमेशा 0 होता है, उनका डॉट 0। चलो जी, इसे खोलो तो आपको पता है मॉड्यूलस का स्क्वायर है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी डॉट a प्लस बी। लगातार मैं आपको ये बात बताता जा रहा हूं, समथिंग डॉट समथिंग इज इक्वल टू समथिंग मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, a की a में होगी a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, a की b में होगी a डॉट b, b की a में होगी b डॉट a, b की b में होगी b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये तो 0 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस, ये भी 0। a डॉट b और b डॉट a बात एक ही होती है। तो बचा आप मेरे बच्चों a मैग्नीट्यूड स्क्वायर और b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। a और b के बारे में जानकारी नहीं है तो आंसर बोलो इसका a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड। यस, c इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 47 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया जी। थोड़ी सी स्पीड बढ़ती जा रही है हमारी। है कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर a एंड b, ठीक है, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओहो, यानी जितना a का मैग्नीट्यूड है उतना ही b का मैग्नीट्यूड है। हमें क्या पता, दोनों को x मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। अरे वाह, एंगल की बात हो गई, 60 डिग्री एंगल मिल गया।
स्केलर प्रोडक्ट 9/2, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ए डॉट बी, इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ये कितना है 9/2, 1/2, 9/2, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, तो ठीक है भाई, सारा डेटा है तो फॉर्मूला तो यही वाला लगाया जाएगा, cos थीटा वाला। ए डॉट बी, नीचे क्या आएगा ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ क्या आएगा बी का मैग्नीट्यूड। cos 60, यहाँ डाल दो थीटा की जगह 60 डालो, 60 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ए डॉट बी ये 9/2 है, ए का मैग्नीट्यूड x है, b का मैग्नीट्यूड x है, ये हो जाएगा x²/2, यहाँ हो जाएगा 9/2, 2 से 2 कट, टर्म कट 2, x² 9 और x की वैल्यू √9 और x की वैल्यू 3, प्लस माइनस नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब जो a का मैग्नीट्यूड है वही b का है, दोनों को x, और आंसर 3 आ गया। ऑप्शन बताइए जल्दी से। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये बात याद रखना है, मजेदार क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व होने में टाइम नहीं लगाता, अगर आता है तो, नहीं आता तो फिर देखते रहो, आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आपको देखेगा, ऐसे टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आ गया आपकी स्क्रीन पर, देखिए जरा क्या कहता है क्वेश्चन। इसने कहा ए का मैग्नीट्यूड 2, बहुत बढ़िया, बी का मैग्नीट्यूड 1, बहुत बढ़िया, ए डॉट बी 1, बहुत बढ़िया, इसकी वैल्यू बताओ। ये आप खुद करेंगे, कैसे, नॉर्मल कर दो मल्टीप्लाई, ए की ए में होगी ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी की बी में होगी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए डॉट बी जहां आएगा वहां 1 डाल देना है। तो इसका आंसर आप खुद मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, कुछ बात हो रही है प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन हम अभी पढ़ चुके हैं। इसने कहा फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस सी ऑन ए। अच्छा, B प्लस सी का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन ए। फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो इन दोनों की डॉट होगी, ऐसे करके डॉट, और अपॉन में आएगा ए का मैग्नीट्यूड। तो इसको आगे बढ़ा देता हूं, ए की डॉट इसमें कर दो, ये हो जाएगा बी डॉट सी, ये हो जाएगा सी डॉट ए, और अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। भाई डॉट करना आपको आता है, कैसे करते हैं, आई की आई में, जे की जे में, के की के में, तो बी और सी की डॉट का आंसर, सी और ए की डॉट का आंसर, और यहाँ मैग्नीट्यूड, आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखो। ठीक है, क्वेश्चन मजेदार था, इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा इस 50, मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। इसने कहा ए और बी 2 यूनिट वेक्टर है, जैसे ही यूनिट वेक्टर लिखता है हम ये बात लिख देते हैं कि ए और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का 1 है, क्योंकि दोनों ही यूनिट है। थीटा उनके बीच का एंगल है, थीटा उनके बीच का एंगल है। तो इसने 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर पूछ लिया। ठीक है, 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर, ये हमसे मांगा गया है, बल्कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाया गया है, ये हमसे वैल्यू मांगी गई है। ठीक है जी, नो इशू। तो यहाँ सबसे पहले तो आप एंगल का फॉर्मूला लगाओ। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ तो। cos थीटा, यहाँ क्या आता है ए डॉट बी, और यहाँ क्या आता है ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आप पहले इसके अंदर लगा दीजिए। ठीक है, जो वैल्यू आपको दे रखी है वो वैल्यू इसके अंदर डालो। cos थीटा ए डॉट बी आपको नहीं मालूम, ऐसी रहने दो। ये 1 है, ये 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये एक रिलेशन आपके पास आ गया। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। हमसे पूछा गया 1/2 a मैग्नीट्यूड a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है जी, 1/2 रहेगा ऐसे, जरा ऐसे खोल दो, ये खुलने के बाद आएगा ऐसे करके आएगा। देखो इसे ऐसे करके लिखते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया था a माइनस बी और a माइनस बी, ऐसे 2 बार इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल स्क्वायर है। भाई मॉड्यूलस का स्क्वायर है तो उसको तो हम लिख ही सकते हैं, अगर नॉर्मल का स्क्वायर है तो उसको भी हम लिख ही सकते हैं। एक्चुअली मॉड्यूलस का स्क्वायर या ब्रैकेट का स्क्वायर एक ही बात होती है ना, क्योंकि मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव, है ना। अब जब यहाँ स्क्वायर लगी गया तो इस मॉड का तो कोई मीनिंग रह ही नहीं गया, क्योंकि अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालो वो तो पॉजिटिव हो ही जानी है, चाहे मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ। तो स्क्वायर के बाद मॉड्यूलस की कोई अहमियत रह नहीं जाती। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, कर दो डॉट। ए की ए में ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए की बी में ए डॉट बी, बी की ए में बी डॉट ए, बी की बी में बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है जी, वैल्यू डालो भाई साहब, 1/2 ऐसे, ये तो 1 है। ठीक है, ये भी कितना है 1, दोनों तो 1 दे रखे हैं, तो 1 और ये 1, 2 हो गए, माइनस ये 2 टाइम्स ए डॉट बी हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1/2, यहाँ 2 ले लो, यहाँ से कॉमन, 2 कॉमन लूंगा तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो बचा 1 माइनस ए डॉट बी, ऐसा बचा। जरा बताओ तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है। ए डॉट बी की वैल्यू cos थीटा, तो cos थीटा, इसका मतलब इस पूरे का रिजल्ट सॉल्व करने पर ये आया, तो 1 माइनस cos थीटा इज योर आंसर। तो बताइए जरा आंसर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला था, लेकिन आप लोग तो क्लेवर है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 51 आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है क्वेश्चन, थीटा इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर दिस एंड दिस, फाइंड साइन थीटा। ध्यान रखना, जब भी साइन थीटा की बात होगी
तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। इस तरह से एंगल निकाला जाएगा। या फिर आपके पास एक तरीका और है, आप पहले कॉस थीटा का निकाल लो। कॉस थीटा का होता है ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। क्योंकि इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, पहले आपको क्रॉस निकालना पड़ेगा, क्रॉस के लिए डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, इससे इजी हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी आपको निकालना आता है ना, आई की आई में, जे की जे में, के की के में, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। जब कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा तो आपको मालूम है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर यहाँ ऐसे रहने देना, कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो भी यहाँ से आई है यहाँ डाल देना, और इसे सॉल्व करने पर साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर लिखो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 52। ठीक है जी, बस 2-3 क्वेश्चन और वीडियो हमारी एंड हो जाएगी। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी किसी प्लेन पर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, मतलब एक ही सरफेस पर 3-4 वेक्टर हो जाना, डायरेक्शन उनकी ऐसे 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 उल्टी सीधी जैसी मर्जी हो सकती है, तो उनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, इस सिंबल को बोलते हैं टीएसपी, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट या ट्रिपल वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं टीचर। तो उनका टीएसपी हमेशा 0 होता है। इसका मतलब यही है कि पहली रो में इसके कंपोनेंट, दूसरी में इसके, तीसरी में इसके, और सॉल्व करने पर इसका आंसर 0। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमने किया था ना, लैम्डा की वैल्यू बताओ, तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको याद रखना है कौन सा, कि अगर ए बी सी 0 होगा तो ये कोप्लेनर होंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल लैम्डा के फॉर्म में हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आ गया गाइस, कहता है ए और बी कोलिनियर वेक्टर है। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, यानी एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये है, तो ये सारे कोलिनियर वेक्टर माने जाते हैं। डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, जरा पहला वाला देखते हैं, b इज इक्वल टू लैम्डा ए। ये तो सही है, ये तो करेक्ट है। अगर कोलिनियर है तो ये कंडीशन लगती है, ये इंपॉर्टेंट बात भी है, याद रखना, न्यूमेरिकल में यूज होती है। कैसे, देखो ऐसे, मान लो एक वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, और एक वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस 2k। अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा i प्लस j प्लस k। तो देखो ये वेक्टर सेम टू सेम यही तो बन गया। आगे ये 2 क्या है, ये 2 लैम्डा है, मतलब कोई भी कांस्टेंट, तो ये प्रोपोर्शनल है, यानी a तो सही है। b भी सही है, क्योंकि अगर 2 वेक्टर कोलिनियर हैं तो वो इक्वल होंगे, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। देखो डायरेक्शन इसकी ऐसे इसकी ऐसे है, लेकिन अभी भी ये कोलिनियर है। सी, कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल वाली बात तो हमें पहली बार में, कि अगर 2 वेक्टर कोलिनियर हैं तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। पहली पार्ट में भी किया था, इसमें भी किए थे हमने। ठीक है, और डी कह रहा है सेम डायरेक्शन, कह रहा है डायरेक्शन सेम होंगी लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे। ऐसा थोड़ी होता है, देखो डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, तो मुझे डी गलत लग रहा है, मतलब डी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर आ गया, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और वीडियो एंड हो जाएगी। ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। 54 में कह रहा है कि लैम्डा ए यूनिट वेक्टर कब माना जाएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, क्या कह रहा है। इसने कहा है ए कोई नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, लैम्डा कोई स्केलर है, तो ये यूनिट वेक्टर कब माना जाएगा। भाई इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से होगा, लैम्डा बार और यहाँ पे कुछ ऐसा, और इसकी वैल्यू ऐसी हो जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड मुझे ए दे रखा है ऐसा। ये वैल्यू यूनिट कब बनेगी, जब लैम्डा यहां से हटेगा। लैम्डा यहां से हटना चाहिए, तो जरा देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो लैम्डा हटा रहा है। डी ऑप्शन है, यानी अगर ए की वैल्यू, इसने कहा ना ए की वैल्यू हमें चाहिए, अगर ए की वैल्यू यहां पर ऐसी आ जाए 1 अपॉन मॉडुलस लैम्डा। देखो ये मॉडुलस का मतलब ये है कि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, और लैम्डा ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव ही है, स्केलर है कोई ना कोई, तो जब ये इससे कैंसिल होगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो मैं 2 बोलूं या मैं 2 को मॉड में बोलूं, बात एक ही है। तो लैम्डा बोलूं या लैम्डा को मॉड में बोलूं, बात एक ही है। तो इसका मतलब डी यहां पर ऐसा है जो उसको यूनिट वेक्टर यानी 1 बना रहा है। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 सीबीएसई में आ चुका है। याद करो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको इस तरह से एक चीज बताई थी, ये आई, ये जे और ये के। मैंने कहा था आई की क्रॉस अगर जे में होगी तो आंसर के आएगा, जे की क्रॉस अगर के में होगी तो आंसर आई आएगा, और के की क्रॉस अगर आई में होगी तो आंसर जे आएगा। डायरेक्शन बदलते ही
यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी जे क्रॉस आई होगा तो माइनस के। दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि आई की डॉट अगर आई में होती है तो 1 आता है, ठीक है। जे की डॉट अगर जे में होती है तो 1, के की डॉट अगर के में होती है तो 1। ऐसा हम पार्ट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर आप खुद निकालिए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूं, चलिए शाबाश। तो 55 क्वेश्चन हमारे अब तक हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर, ओके। तो गाइस थैंक यू सो मच। ये था हमारा वेक्टर एमसीक्यू का पार्ट 2। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे, सारे क्वेश्चन लगाओ, अच्छे से तैयार करो, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।